हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने सक्सेसफुली चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर जो 3 है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में, जिसमें हम लोग ने देखा था कि फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। सो इसमें भी फॉरवर्ड और फ्यूचर को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसका बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होता है वो सारे टर्मिनोलॉजीज रीड करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे पहला दिया है एसेंशियल फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड। हम लोग ने फॉरवर्ड तो देखा था। फॉरवर्ड तो क्या होता है, एक लाइक सपोज एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक फार्मर है और एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो भी तुम एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करोगे वो आने वाले कल में हमें तुम हैंड ओवर कर दोगे और इतने इतने प्राइस में पहले ही डिसाइड कर लेता है। अब ये फार्मर जो रहता है, फार्मर सोचता है कि आने वाले कल में प्राइस जो डिक्रीज़ हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है, उसको तो अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। सो इसी वजह से उसने एक स्पेसिफिक प्राइस में डील कर लेता है वो इंडस्ट्री वाले से। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो कि आप किसी भी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड नहीं करते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफलाइन बोलो तो ऑफलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, ऑफलाइन डेरिवेटिव बाय कर रहा है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे दो पार्टी रहता है। हमने आपको अभी तो बताया तुमको कि यहाँ एक तो फार्मर हो गया, एक इंडस्ट्री हो गया। अब एक तो बायर हो गया, एक तो सेलर हो गया। अब दो पार्टी जब तक नहीं रहेंगे तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खुद से नहीं होता। ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी क्या बोलता है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टी का तो होने ज़रूरी है। सो इसका पहला एसेंशियल फीचर्स क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, दो पार्टी होने चाहिए। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी दैट इज उसको जो बायलेटरल। अब दो पार्टी है तो बायलेटरल। अब तीन पार्टी रहेंगे तो आप लोग ट्रिप्लिकेट बोलेंगे। एक पार्टी होता है तो उमनी बोलेंगे। सो यहाँ पे दो पार्टी है, इसी वजह से बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो ऑल द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक जितने भी टर्म्स अब जो इंडस्ट्री वाला फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस करेगा। उसका प्राइस क्या होने होगा, आने वाले जो भी फसल आप कर रहे हो, गेहूँ उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, आम उगा रहे हो अपनी खेती में, या फिर कुछ भी उगा रहे हो तो उसका प्राइस कितना, क्वान्टिटी लूँगा, क्या क्वालिटी रहेगा, देन उस क्वालिटी ऑफ अंडरलाइन लाइक आम का लाइक नासिक के आम कैसे रहते हैं आप, देन अलग अलग वेराइटी ऑफ जो आम रहते हैं उसके आम की क्वालिटीज़ रहती है। लाइक राइस हो गया, लाइक बासमती राइस, टुकड़ा राइस हो गया। सो ऐसे ही अलग अलग राइस के भी टाइप रहते हैं। गेहूँ के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। सो क्वालिटी जो रहते हैं अंडरलाइन की वो क्या होंगे। सो डिलीवरी टर्म क्या लेंगे, लाइक कौन से जब एक बार फसल उग गई, फसल उगने के बाद कौन से प्लेस पे आप हमें ये माल दोगे। दूसरा सेटलमेंट प्रोसीजर क्या होगा इसका। देन आर द फिक्स्ड ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है इंडस्ट्री वाला फार्मर के साथ, सारा चीज़ एक ही साथ डिस्कस कर लेगा ताकि आने वाले कल में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कि ऐसी बात नहीं हो जाए कि ये भाई ये बात तो डिस्कस ही नहीं हुई तो ये बात को कैसे एग्रीमेंट में ला दी। तो सारी दो चीज़ पहले से डिसाइड होता है। पहला दो पार्टी तो होते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखी जाती है जो कि आने वाले कल में होने वाला है। सो फॉरवर्ड, अब देखो फॉरवर्ड आर द बायलेटरल ओवर द काउंटर, मतलब ओटीसी मतलब क्या, ओवर द काउंटर, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज पे नहीं जाना पड़ता, ओवर द काउंटर ही होता है, सामने सामने। वेयर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज प्राइस हो गया, क्वालिटी हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, यहाँ पे निगोशिएट होता है दो पार्टी के बीच में। ओके, कोई भी एनी अल्ट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे दो पार्टी बीच में अगर फार्मर को लगता है कि इतना फसल नहीं उग रहा तो इंडस्ट्री वाले भाई जाता है, मेरे को हर साल भैया आपके इधर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या आप ये निगोशिएट कर सकते हैं, इतना क्वांटिटी कम कर सकते हो क्या। तो इंडस्ट्री वाला बोलेगा इट्स ओके, हम निगोशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर वही फ्यूचर होता है, तो आपने अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया तो जो कि सेबी रेगुलेटेड है, जो कि एक्सचेंज रेगुलेटेड है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़ा रिजिड प्रोसेस हो जाता था। सो ये वाले इसमें क्या होता है था, निगोशिएशन इजीली पॉसिबल है। सो एनी अल्ट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल इफ द बोथ पार्टी एग्री टू डू। यहाँ पे फार्मर भी एग्री हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी एग्री हो रहा है, तो दोनों ही चेंज कर ले रहे हैं। सो कॉपरेशन, कोई भी कॉरपोरेशन, ट्रेडर, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन एक्सट्रीमली यूज ओटीसी ट्रांजेक्शन टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग एक्सचेंज पे ना जाते हुए ऐसे ही डील कर लेते हैं, जो भी ट्रेडर रहते हैं, कॉरपोरेशन रहता है, ताकि इसका बेनिफिट उठा सके।
मतलब टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सके. ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड द व्हाट इज़ द बेसिक एसेंशियल फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये ही नहीं हुआ तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए. सेन वी हैव अ मेजर लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड्स. मतलब कौन सी एक सी तकलीफ होती है जब कभी भी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो. सो पहला तो है लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा है काउंटर पार्टी रिस्क. अब लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है. लिक्विडिटी मतलब रिस्क आपने लाइक फार्मर और इंडस्ट्री के बीच में ट्रेड हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कल को मतलब दो पार्टी के बीच में हो रहा है. यहाँ पे मल्टीपल्स लोग नहीं है. फार्मर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो जाके किसी और इंडस्ट्री के पास ढूंढे, किसी और के पास इंडस्ट्री ले. अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री एक ही फार्मर को जानता है. सो यहाँ पे लिक्विडिटी कम है. मतलब जल्द से ज़्यादा बिक्री मतलब जब इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा तभी लेगा गुड्स, और जब बाहर चाहेगा तभी देगा. सो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा कम है. मतलब लिक्विडिटी मतलब क्या होता है. लिक्विडिटी नथिंग बट एबिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट टू बाय और सेल. मतलब यहाँ पे खरीदना बेचना बहुत ही ज़्यादा कम है. सो बहुत ही ज़्यादा कम है. सो इसी वजह से एक लिक्विडिटी रिस्क रहता है फॉरवर्ड एक्सचेंज फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में. ओके, सो दूसरा है अपना काउंटर पार्टी रिस्क. काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है. काउंटर पार्टी रिस्क एक तरह का इकोनॉमिकल लॉस रहता है फॉर द फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी वी फुलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन. अब जाहिर सी बात है, जब ये एक्सचेंज द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, जब फार्मर और इंडस्ट्री ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कल को इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता है कि तो फार्मर मैं तेरे से बाय नहीं करूँगा, जा जो करना है वो कर ले. सो ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी होता है. बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट जाके तोड़ देते हैं. सो यहाँ पे फार्मर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक्सचेंज द्वारा रेगुलेटेड नहीं था और इसको कोई प्रोटेक्शन भी मिलना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो इसी वजह से यहाँ पे काउंटर पार्टी का रिस्क होता है. मतलब एक पार्टी मुखर जाना कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से. या तो कभी फार्मर बोलता है कि मैं उसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कि आने वाले कल में कोई और इंडस्ट्रीज उसको अच्छा मिल गया कि इतने दाम में सेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ है, कोई और उसको ज़्यादा प्राइस दे रहा है, तो वो उससे ना लेते हुए किसी और को बेच देगा, वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा उसके फार्म में, एग्रीकल्चर सेक्टर में. सो ऐसा होता है कि या तो बायर या तो सेलर, दोनों में से एक कोई भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं. सो वो उसका मतलब क्या होता है. काउंटर पार्टी रिस्क, कोई एक पार्टी डिफ़ॉल्ट कर देना. सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल मेजर लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है. देन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन. अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्पेसिफिकेशन अभी तो आपको बताया मैंने. क्या होता है कि कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करते हो ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन रहता है. कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन मतलब सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं. उसका प्राइस क्या होगा, उसका क्वांटिटी क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, कब कॉन्ट्रैक्ट कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कब तक बनेगा. सो ये सारी चीज़ें, इसका टिक साइज़ क्या होगा, सारी चीज़ें वो लोग सब डिसाइड करेंगे. तो उसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन मतलब सारी चीज़ें बताओ, डीप में बताओ मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर्ली बताओ. सो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइंग प्राइस. अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या. अंडरलाइंग रिफर टू द इंडेक्स और स्टॉक ऑन विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड. मतलब ऐसा मतलब लाइक इंडेक्स है. इंडेक्स निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया. निफ्टी का भी निफ्टी जो प्राइस है निफ्टी का जो प्राइस है 25,000, उसका भी इंडेक्स होगा. उसको वो भी इंडेक्स जो मतलब इंडेक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, वो भी ट्रेडेबल होता है. सो जैसा जो अंडरलाइंग जो निफ्टी है 25,000 करेक्ट स्पॉट प्राइस, वो जैसा परफॉर्म करेगा, उसका जो भी फीचर होगा, उसका जो भी ऑप्शन होगा, वैसा ही परफॉर्म करेगा. सो ओके, सो एक इंस्ट्रूमेंट और उसका प्राइस फिर दूसरा स्पॉट प्राइस. स्पॉट प्राइस क्या होता है. द प्राइस एट विच द असेट आर ट्रेडेड ऑन ए कैश मार्केट. ऐसी प्राइस पे जो कि ट्रेडेड होता है कैश मार्केट में, इसको अपन स्पॉट प्राइस बोलता है. फ्यूचर प्राइस मतलब द प्राइस ऑन विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर मार्केट. अब कॉन्ट्रैक्ट साइकिल देखो 3 मंथ का होता है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल. एक तो नियर मंथ का होता है, नेक्स्ट मंथ का होता है, पार मंथ का होता है. पार मंथ एक इसका थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी होगा टू अंडरस्टैंड. लेट सपोज I gone to my your trading account. So suppose this is my trading platform where I can easily just buy, sell any of the stock. So we are talking about the contracts. So like I have opened my Tata Motors share. So current price of the Tata Motor is 990. So I can say this is my underline. If underline go
up, then the derivative of the Tata Motor will go up. If the underline will go down, then derivative will go down. So we can open the option chain. You can see there is the option chain. So 990 is the current price of Tata Motor. So अगर मुझे लगता है कि अगर 990 से ऊपर जाएगा ये स्टॉक प्राइस, तो मैं क्या करूँगा, मैं आने वाले मतलब मैं बाय करूँगा 1020 रुपये का, 1030 रुपये का, मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लूँगा. अगर मुझे लगता है कि डाउन जाएगा, तो उसके बजाय मैं क्या करूँगा, 990 से कम वाले स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लूँगा. 980, 970, 960, 980. सो यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो कॉल ऑप्शन रहता है, एक तो पुट ऑप्शन रहता है. कॉल ऑप्शन तब मैं बाय करूँगा जब मेरे को लगता है कि ये अप जाने वाला है. पुट ऑप्शन तब बाय करूँगा जब ये डाउन जाने वाला है. तो पुट ऑप्शन में बाय किया और यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया. ओके, सो वैल्यू ऑफ अंडरस्टूड. ओके, सो मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में बताया था. फिर अपना क्या आ जाता है टर्मिनोलॉजी. हमने देखा स्पॉट प्राइस क्या होता है. स्पॉट प्राइस के बेसिकली स्पॉट प्राइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 990 है ना, अपना जो टाटा मोटर का करंट प्राइस जो चल रहा है ना, वो उसी को अपन स्पॉट प्राइस बोलेंगे. ओके, फिर क्या है दूसरा फ्यूचर प्राइस. अब फ्यूचर प्राइस की अभी बात करूँ, फ्यूचर में आने वाले कल में या तो वो 1000 रुपये हो जाएगा, या फिर 970 हो जाएगा, या फिर 1020 हो जाएगा, या ना फिर 950, या तो कम ज़्यादा जो भी आने वाले कल में प्राइस होगा तुमको लगता है कि वो आपका फ्यूचर प्राइस हो जाएगा. ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्ट साइकिल. अभी कॉन्ट्रैक्ट साइकिल अभी मैं आपको बताता हूँ. कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है, जब सपोज़ यहाँ पे मैं क्या सर्च करता हूँ, देख टाटा मोटर और क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अपना जुलाई चल रहा है, जुलाई. सो आपको देखने को मिलेगा जुलाई CE. यहाँ पे आपको जुलाई आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा. जुलाई वैसे ही नेक्स्ट मंथ का भी रहता है. ये जून, जुलाई, अगस्त, आपको अगस्त का भी देखने को मिलेगा. जुलाई, अगस्त, टाटा मोटर अगस्त. अब वैसे ही आपको देखने को यहाँ मिलेगा अगस्त, सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट. सो टाटा मोटर सितंबर. ओके, सो ऐसे ही तीन टाइम के आपकी ये रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल. तो ये हर एक 3 महीने के लिए होते हैं. एक ख़त्म होता है तो दूसरा फॉर्म हो जाता है, तो एक और आ जाता है, तो 3 महीने का रहता है. सो जो करंट मंथ का रहता है ना, उसको नियर मंथ बोलते हैं, और जो नेक्स्ट मंथ का रहता है उसको नेक्स्ट मंथ बोलते हैं, और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का रहता है उसको फार मंथ बोलते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 3 महीने, एक महीने का रहता है, और ये हर एक महीने में नया फॉर्म होते जाता है, और ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन ऑलरेडी रहता है. सो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल हर एक महीने में क्लोज होते रहता है. सो BSE फ्यूचर्स, BSE सेंसेक्स फ्यूचर मंथली कॉन्ट्रैक्ट लास्ट, मतलब यहाँ पे जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, ये बताया गया BSE फ्यूचर्स का. अब BSE की बात करो तो यहाँ पे देखो वी हैव अ BSE आल्सो. ये सेंसेक्स की बात करो, सेंसेक्स ये यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सेंसेक्स हैं. आपको जो भी लगता है सेंसेक्स का फ्यूचर आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो. बाय करने के लिए सेंसेक्स के लिए आपको जस्ट C अगर आपको लगता है ऊपर जाने वाला है, P अगर आपको लगता है नीचे जाने वाला है, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करने पड़ेंगे. ओके, सो ये हो गया बेसिकली. और ये दिया है कब एक्सपायरी होता है, मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है. ओके, सो BSE जो सेंसेक्स का फीचर है ना, मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और लास्ट फ्राइडे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लास्ट फ्राइडे हमेशा एक्सपायर हो जाता है. वीकली कॉन्ट्रैक्ट बोले तो फ्राइडे एक्सपायर, हर एक फ्राइडे एक्सपायरी रहती है. तो एक्सपायरी डेट क्या होता है, अभी एक्सपायरी डेट मतलब ऐसा दिन होता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति हो जाता है, मर जाता है कॉन्ट्रैक्ट. आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, फार्मर और ट्रेडर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर मंथ के लिए क्या करेगा, और पर्टिकुलर मंथ जब खत्म हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा. तो वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक तारीख तक रहता है, वो तारीख के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है. ओके, तो द डेट ऑन विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट, जिस दिन खत्म हो जाता है, इट इज़ द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जनरली इट इज़ द लास्ट ट्रेडिंग थर्सडे ऑफ एक्सपायरी ऑफ मंथ, अनलेस इट इज़ द ट्रेडिंग हॉलीडे. जब तक
ट्रेडिंग हॉलीडे नहीं रहे। अगर इनकेस आपको ट्रेडिंग हॉलीडे रहा तो एक दिन पहले का आप ले लो, उसको एक्सपायरी डेट मानेंगे। ओके, अब टिक साइज़ क्या होता है, अब टिक साइज़ देख के लिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टिक साइज़ आप देखते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो, लाइक मैं टाटा मोटर का फिर से लेता हूँ। टाटा मोटर का लेने के बाद आपको दिख रहा है जब कभी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, सो यहाँ पे डायरेक्टली 1-2 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया कॉन्ट्रैक्ट ऊपर नीचे नहीं होता। मतलब फ्लैक्चुएशन जो होता है ना, फ्लैक्चुएशन जो हो रहा है वहाँ पे 0.5 पैसा के अकॉर्डिंगली होगा। लाइक मैंने बाय किया है 1000 का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, मेरे को लगता है कि ये प्राइस अब जाएगा, तो मेरा जो शेयर प्राइस अब जा रहा है ना, जो प्रीमियम मैंने पे किया है 11 रुपया, मेरा ये जो 11 रुपये हो रहा है ये 11.80 दिख रहा है यहाँ पे। 11.80 का जो ऊपर जाएगा ना मेरा या तो 0.5 0.5 0.5 ऐसे करके ऊपर जाएगा। ये डायरेक्टली एकदम से ऊपर नहीं जाता है, जब कभी भी इसको फ्लैक्चुएशन करना रहता है 0.5 0.5 ऐसे करते करते ऊपर जाता है। हाँ, इनकेस सडन गैप अप डाउन आता है वो बात की बात है, बट यहाँ पे जब कभी भी फ्लैक्चुएशन होता है तो वो 0.5 पैसे में होता है, तो उसको अपन इसके वाले लैंग्वेज में बोलते हैं कि टिक प्राइस बोलते हैं। सो टिक प्राइस क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशन, देयर इज एक्सचेंज डिसाइड। टिक साइज क्या होता है, ऑन द ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। सो टिक साइज फॉर निफ्टी मतलब 5 पैसा है। बिड प्राइस हिज प्राइस बायर इज विलिंग टू पे एंड आस्क प्राइस इज द प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है, आपने दो देखा था, एक तो सी होता है, एक पी मतलब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन में भी 0.05 पी के लिए भी 5 पैसा रहता है इंक्रीज और डिक्रीज में। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर कॉन्ट्रैक्ट साइज, अभी कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर कॉन्ट्रैक्ट साइज, अब जो कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ डिसाइड होने के बाद जो लास्ट का फाइनल अमाउंट रहता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज लाइक मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, जो फार्मर था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, मैंने उसने प्राइस से क्वालिटी क्वांटिटी सारे डिसाइड करके मेरा जो फाइनल कोटेशन का वैल्यू आता है वो सारा मैं क्या बोलूँगा, उसको बोलूँगा कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन लॉट, मतलब जब कभी भी आपको निफ्टी में बाय करना पड़ेगा या फिर बैंक, सो एक लॉट में बाय करना पड़ेगा, 25 क्वांटिटी 75 क्वांटिटी। सो आपको 1-2 शेयर नहीं मिलेगा, जैसे कि आप टाटा मोटर का एक शेयर बाय कर सकते हो, टाटा स्टील का एक बाय कर सकते हो, वेदांता का 1-2 शेयर, तो ऐसा नहीं होता, इसमें आपको लॉट में साइज करना पड़ेगा। सो लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर द इंडेक्स स्टॉक फीचर इज डिटरमाइंड बाय द, ये और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज रहेगा ना, ये आपको इंडेक्स जो एक्सचेंज बताएगा, लाइक NSE BSE हमारे केस में। सो कॉन्ट्रैक्ट साइज आर द डिफरेंट फॉर द ईच स्टॉक एंड इंडेक्स। हर एक स्टॉक के लिए लाइक वेदांता के लिए एक बाय कर सकते हो, हर एक स्टॉक वाइज इंडिविजुअली बाय कर सकते हो। SME वाइज आपको एक लॉट में बाय करना पड़ेगा। आप एक्सचेंज में बाय करो तो आपको एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज में भी आपको लॉट में बाय करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज में लॉट में बाय करना पड़ेगा। ओके, सो डेली सेटलमेंट प्राइस, अब जब कभी भी आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करोगे मार्केट में, तो आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने जाओगे ना, तो आपको एक डेली सेटलमेंट प्राइस होगा। लाइक या तो जब ऊपर गया तो आपके मार्जिन जो है ना, मार्जिन लाइक सपोज मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय किया 990 का, मेरा सपोज डाउन चले गया, इसका फ्यूचर मैंने इसका फ्यूचर बाय किया, तो इसका सपोज टाटा मोटर का फ्यूचर डाउन चले गया, तो ये जो मेरा मार्जिन है, सपोज ये मार्जिन भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने लगेगा। तो वैसे ही ये जब कभी भी आप बाय करोगे तो मार्जिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहेगा, तो वो डेली सेटलमेंट प्राइस आपको एक्सचेंज बताते रहेगा। ओके, सो डेली सेटलमेंट प्राइस, सो एक्सचेंज फॉलो द डेली सेटलमेंट प्रोसीजर फॉर ओपन पोजीशन इन इक्विटी इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल ओपन पोजीशन आर सेटल डेली बेसिस, जितने भी ओपन पोजीशन है ना, सारे के सारे डेली बेसिस में सेटल होते थे। सो डेली सेटलमेंट प्राइस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ कैलकुलेटेड बाय एक्सचेंज, मतलब सारे चीज़ एक्सचेंज ही कैलकुलेट करता है। ऑन लास्ट हाफ आर वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, ये फाइनल सेटलमेंट प्राइस मतलब जो आखिरी वाला है, नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर द फाइनल सेटल या फिर ऑन एक्सपायरी ऑफ नियर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब ट्रेडिंग आवर, मतलब ट्रेडिंग आवर आपको पता रहेगा ना, सुबह कब खुलता है ट्रेडिंग आवर, मतलब कब ओपन रहता है आपको ख़रीदने के लिए। लाइक सुबह 9 बजे 9:15 से लेके आप 3:30 बजे खरीद सकते हो, वो अपना ट्रेडिंग आवर हो गया। मतलब हॉलीडे को खरीद नहीं सकते हो, सैटरडे संडे को खरीद नहीं सकते हो। सो वही ट्रेडिंग हॉलीडे आर द डे ऑन विच ट्रेडिंग आवर क्या होता है, ये सारी चीज़ ट्रेडिंग आवर के अंदर डिस्कस किया गया है। सो ट्रेडिंग हॉलीडेज आर द डे ऑन विच कोई भी ट्रेड नहीं लिया जा सकता, नो ट्रेड इज़ पॉसिबल एज ए एक्सचेंज, क्योंकि बंद रहता है।
while clearing holiday are the day on which exchange are open and the trading is possible, but no clearing and settlement take place as a bank are closed, क्योंकि बैंक क्लोज रहते हैं. ओके, अब बेस क्या होता है? बेस जो डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस को बेस बोलते हैं. आपको बताता हूँ. अब मैंने यहाँ पे जो बताया टाटा मोटर का जब मैंने ऑप्शन बताया, जब मैंने टाटा पावर के यहाँ पे दिखा रहा है, जो टाटा पावर जो मैंने यहाँ पे फ्यूचर का और जो करंट प्राइस है ना, उसका जो डिफरेंस रहेगा ना, मैं उसको बोल सकता हूँ मेरा बेस प्राइस है. ओके, सो व्हाट इज द बेस प्राइस? द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस इज कॉल्ड बेस. द फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर दैन स्पॉट, देन बेस क्या हो जाएगा? नेगेटिव. अगर फ्यूचर प्राइस करंट प्राइस से ज़्यादा है तो उसका नेगेटिव माना जाएगा. अगर फ्यूचर प्राइस, अगर जो स्पॉट प्राइस है ना ग्रेटर दैन फ्यूचर प्राइस, देन पॉजिटिव हो जाएगा. सो बेसिकली आपको इतना याद रखना है बेस प्राइस में ये चीज़. ओके, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है. और ये जो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द बेसिक बिकम मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट आपने किया या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा. ओके, और ये ज़ीरो हो जाएगा ड्यूरिंग फ्यूचर, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने लगेगा. ओके, अभी कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है? ये रिलेशनशिप बताता है. जैसा बेस रहता है वैसे ही ये थोड़ा सिमिलर टाइप में रहता है. कॉस्ट ऑफ कैरी क्या रहता है? रिलेशनशिप बताता है किसमें? फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस में. अब ये कॉस्ट कैरी क्या रहता है? ये मेज़र करता है स्टोरेज कॉस्ट कितना है इन कमोडिटी मार्केट प्लस इंटरेस्ट जो भी हम लोग पे करते हैं टू द फाइनेंस और कैरी टिल द, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट को चलाने के लिए, मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता है, जो भी अपन पे करते हैं और जो भी हमें मिलता है वो सारा कॉस्ट ऑफ कैरी हो जाता है. ओके, फॉर इक्विटी लेवल कैश ऑफ कैरी इज इंटरेस्ट पेड टू द फाइनेंस परचेज माइनस डिविडेंड अर्निंग. ओके, देन मार्जिन अकाउंट, इनिशियल मार्जिन अकाउंट, M2M मार्जिन. इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अब फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो मार्जिन अकाउंट क्या होता है? जब कभी भी मेरे को सपोज फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट तो खाली बिना फोकट में जाके मैं एक्सचेंज को बोल दूँ मेरे को चल यहाँ से मेरे को इतने कॉन्ट्रैक्ट दे दो, सो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो मेरे को कुछ पैसे देने पड़ेंगे एक्सचेंज को कि इतना कॉन्ट्रैक्ट मेरे को बाय करना है, इतना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दे. तो मेरे को जो भी पैसे देने पड़ेंगे मैं क्या करूँगा? मार्जिन ऐड करूँगा. मार्जिन मतलब कुछ पैसे ऐड करूँगा तो बाय करने के लिए. सो एज ए एक्सचेंज गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द डिफॉल्ट अदर बाय काउंटर पार्टी. इट चार्जेस वेरियस मार्जिन फ्रॉम द ब्रोकर, और वही ब्रोकर चार्ज करता है आपसे. लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज़ मेरे को टाटा पावर का मेरे को ये प्रीमियम पे करना है, या फिर मेरे को इसका टाटा पावर का फ्यूचर बाय करना है. मैंने जस्ट सर्च किया है यहाँ पे टाटा पावर फ्यूचर. अगर टाटा पावर फ्यूचर मैंने बाय करना है, टाटा पावर का मेरे को जो फ्यूचर बाय करना है, अगर ये बाय करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को मेरे बैंक अकाउंट से सीधा यहाँ पे ये वाले अकाउंट में मेरे को फ़ंड ऐड करना पड़ेगा. जब मैंने फ़ंड ऐड किया तभी मैं कैपेबल हूँ ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए. ओके, सो यहाँ पे ये वही होता है. मार्जिन एक अकाउंट में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कल को बोलोगे आपने फ्री में बाय कर लिया और बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नहीं है, ऐसा है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो थोड़ा रिस्क कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है. सो ये रिस्क कैपेबिलिटी डिक्रीज़ करने के लिए एक्सचेंज बोलता है पहले मार्जिन फिर ट्रेड ले. देन दूसरा है इनिशियल मार्जिन क्या होता है? ये भी एक तरह का मार्जिन का टाइप है. एक इनिशियल मार्जिन होता है, एक तो टू मार्केट होता है. इनिशियल मार्जिन जो इनिशियली आपको बाय करना पड़ेगा. लाइक जब कभी भी आप कोई भी इंट्राडे करते हो या फिर M2M में बाय करते हो, आपको 10% जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है 10% उसका देना पड़ेगा. सो इनिशियल मार्जिन जो शुरुआती में जो पैसा लगता है ना उसको इनिशियल मार्जिन. तो अमाउंट वन नीड टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट एट टाइम ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट. जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो वो उसको अपन इनिशियल मार्जिन अकाउंट से नोन एन इनिशियल मार्जिन. सो मार्क टू मार्केट अभी क्या होता है? इन फ्यूचर मार्केट वाइल कॉन्ट्रैक्ट हैव अ मैच्योरिटी सेवरल मंथ, अलग अलग मंथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो प्रॉफिट लॉस आर सेटल डे टू डे बेसिस. लाइक मैंने फ्यूचर बाय कर लिया, फ्यूचर प्राइस कैसा ना, मैंने जो 404 में बाय, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने 404 में बाय किया और मैंने उसके लिए 10,000 पे किया है. ओके, जो 10,000 पे किया ना 404 से 410 प्राइस है और 10,000 पे किया है.
404 में से मेरा प्राइस डिक्रीज़ होके 300 हो जाता है। तो मेरा जो फंड मैंने 10,000 ऐड किया था वो मेरा डिक्रीज़ हो गया 5,000 रुपया। तो मेरे को और ऐड करना पड़ेगा मेरे को 10,000 इक्विवेलेंट करने के लिए कितना 6,000। सो ऐसे ही मेरे को एक इक्विवेलेंट अमाउंट मेंटेन करने के लिए मेरा फंड भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज एक्सचेंज क्या करेगा, मेरी जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर देगा। सो मार्क टू मार्केट क्या होता है, इन फ्यूचर मार्केट वाइल कॉन्ट्रैक्ट हैव अ मैच्योरिटी ऑफ सेवरल मंथ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये डे टू बेस हम लोग को मार्क टू मार्केट मेंटेन करना पड़ता है। ओके, सो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अभी देखो ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए हैं, कितना वॉल्यूम है। आपको अगर ओपन इंटरेस्ट देखना है, सिंपली आप क्या काम करो, जाकर अपने ब्रोकिंग ऐप में जाओ, कोई भी ब्रोकिंग ऐप में जाने के बाद सपोज़ मैंने HDFC का ओपन किया है यहाँ पे, HDFC लाइक लेट मी गिव सेम एग्जांपल, टाटा मोटर का मैंने ओपन किया। मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है, मेरे को यहाँ पे OI भी दिखा रहा है, OI कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ। OI में से ओपन इंटरेस्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं, ओके, कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं पर डे में, इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, सारी बातें यहाँ पे डीप में डिस्कस की गई है। सो ओपन इंटरेस्ट वही बेसिकली वही है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कितना ट्रेड हो। सो ओपन इंटरेस्ट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग येट टू बी सेटल, मतलब जो कि सेटल होने के लिए बाकी है फॉर अंडरलाइंग असेट। द लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट द डेप्थ इन मार्केट लॉन्ग। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। देन वी हैव अ लॉन्ग पोजीशन मतलब आपको अगर लगता है कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट जो भी है ना, लाइक मेरे को टाटा मोटर का प्राइस लगता है कि अब जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग पोजीशन लूँगा। ये लॉन्ग पोजीशन मतलब मैं बाय करूँगा। अगर मेरे को लगता है फ्यूचर में टाटा मोटर का प्राइस डाउन जाता है, मैं शॉर्ट पोजीशन लूँगा, मतलब मैं बेच दूँगा। ओपन पोजीशन मतलब मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाय किए है या फिर सेल किए है, वो अभी तक कुछ भी सेटल नहीं किया है, तो वो मेरा ओपन पोजीशन उसको बोला जाएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग या अनसेटल एथर ऑफ लॉन्ग बाय और शॉर्ट मतलब या फिर सेल पोजीशन वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर ओपन पोजीशन। नेकेड पोजीशन, अभी नेकेड पोजीशन मतलब क्या होता है, नेकेड पोजीशन इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिंपली मीन्स लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन अंडरलाइंग सेट। मतलब आपने इक्विटी सेगमेंट में कोई भी कुछ बाय नहीं किया, डायरेक्टली आप फ्यूचर में बाय कर रहे हो, फ्यूचर में आपने बाय कर दिया बट इक्विटी में बाय नहीं किया है, कैश अंडरलाइंग में कोई भी बाय नहीं किया, तो वैसे पोजीशन को अपन बोलेंगे नेकेड पोजीशन। ओके, कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन मतलब क्या होता है, मतलब जब कभी भी आप दो कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कॉम्बिनेशन बना के, लाइक आप भी अलग अलग ऑप्शन स्ट्रैटेजी का यूज़ करके ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे आप बाय करते हो, तो वैसे पोजीशन में अपन बोलेंगे कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशन इन फ्यूचर और ऑन अ सेम अंडरलाइन। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, लाइक मैंने ये ओपन किया है टाटा मोटर का मेरे को लगता है कि ये ऊपर भी जाएगा, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट इधर ले लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट 970 का ले लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट एक स्ट्राइक प्राइस एक कॉल का ले लिया, एक पुट का ले लिया 1100। सो मैंने अगर मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने कॉल का भी ले रहा हूँ पुट भी ले रहा हूँ साइमल्टेनियसली एक ही कॉन्ट्रैक्ट का, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोलूँगा कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन में बना रहा हूँ, मतलब एक तरह का दो पोजीशन ले रहा हूँ फ्यूचर का इन सेम अंडरलाइंग में, लॉन्ग वन मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे में शॉर्ट एंड डिफरेंट मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो शॉर्ट पोजीशन इज़ नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विथ लॉन्ग पोजीशन इन फार कॉन्ट्रैक्ट, इस मतलब हम लोग इसको बोलेंगे कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। ओके, अभी इसका क्या है कैश कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइजिंग। अभी कैश कैरी फ्यूचर मॉडल प्राइजिंग क्या है, कैश कैरी मॉडल इज़ ऑल्सो दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं नॉन आर्बिट्रेज मॉडल होता है। ये मॉडल क्या अज्यूम करता है दैट इफिशिएंट मार्केट एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, दूसरी भाषा में बोलो द मोमेंट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू मेक द मनी, जैसे अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी आता है मार्केट में ड्यू टू द मिस प्राइसिंग ऑफ द असेट प्राइस एंड इट्स रिप्लेसिंग आर्बिट्रेज विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन द प्रॉफिट
start trading to profit for the mispricing, there is the eliminating opportunity. The trading continue until the price are aligned across the product market for the replicating asset. ओके जैसे आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है वैसे आप बनाने लगते हो प्रॉफिट. ओके सो ये सारे थोड़ा एग्जांपल्स दिए हैं, आपको रीड करना चाहिए. फिर आपने को दिया प्राइस रिस्क. वेरियस रिस्क भी इन्वॉल्व रहते हैं प्राइस रिस्क में. लाइक प्राइस रिस्क कैसा रहता है, जब कभी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो प्राइस रिस्क रहता है. वो प्राइस रिस्क या दो टाइप का होता है, या तो अनसिस्टमेटिक रिस्क रहे या फिर सिस्टमेटिक रिस्क रहे. अनसिस्टमेटिक रिस्क मतलब एक स्पेसिफिक रिस्क रहता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क को स्पेसिफिक रिस्क भी बोला जाता है. ये इज़ अ कंपोनेंट प्राइस रिस्क यूनिक टू द पर्टिकुलर इवेंट. लाइक एक इवेंट हो रहा है, लाइक टाटा मोटर का मैनेजमेंट में या फिर कोई लाइक सीईओ को निकाल दिया, या फिर होता है कि किसी का न्यू अपॉइंटमेंट हो. सो एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से कोई भी प्राइस में फ्लैक्चुएशन होता है. सो उसको वो अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलेगा या फिर स्पेसिफिक रिस्क बोलेगा. सो रिस्क इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी. ये ऐसे रिस्क हम लोग को कभी हटाया नहीं जा सकता. ओके इनसेपरेबल फ्रॉम द इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी. दिस रिस्क कुड बी रिड्यूस्ड टू सर्टन एक्सटेंट बाय डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो. ये ऐसे रिस्क फिर भी देखा जाए तो रिड्यूस कर सकते हैं बाय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके. अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क की बात करूँ, एन इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई हैज़ पोर्टफोलियो एलिमिनेट द मेजर पार्ट ऑफ प्राइस रिस्क. मतलब सिस्टमेटिक रिस्क मतलब रहता है पूरे इकोनॉमिक में रिस्क रहता है, मतलब मैक्रो रिस्क रहता है. ओके और ये क्या रहता है डाइवर्सिफाई मतलब जो अनसिस्टमेटिक रिस्क रहता है वो डाइवर्सिफाइड रहता है, बट ये जो सिस्टमेटिक रिस्क रहता है ना वो अनडाइवर्सिफाइबल रहता है. किसी और को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि बिकॉज पूरा मार्केट ही गिर गया. अब इलेक्शन के टाइम पे पूरा मार्केट गिर गया, आप किसी में भी इन्वेस्ट करो सारा का सारा डाउन जा रहा था. सो ओके अगर जब इलेक्शन का टाइम नहीं है, आपको लग रहा था कि कोई या तो आने वाले कल में मेटावर्स इंक्रीज़ होगा या फिर रबर इंडस्ट्री में इंक्रीज़ होगा, एग्रो इंफ्रा कोई भी एक इंक्रीज़ होगा एक डिक्रीज़ होगा. सो वैसे अकॉर्डिंगली आपने इन्वेस्ट कर दिया. बट सिस्टमेटिक रिस्क पूरे मार्केट में अगर फ्लैक्चुएशन है तो आप कुछ नहीं कर सकते. ओके बेटा क्या होता है? बेटा मेजर द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन. एक ऐसा रिस्क मेजर करता है जो कि कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं. सो बेटा का रोल ही नाम ही वही है कि एक सिस्टमेटिक रिस्क मेजर करता है. ओके अब यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परफेक्ट हेज लाइक VP मल्टीप्लाई बाय डी बेटा P VI. तो ये आप यूज़ करना है. वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बेटा ऑफ पोर्टफोलियो, VI वैल्यू ऑफ इंडेक्स. ये फॉर्मूला लर्न करके जाना. देन लॉन्ग हेज, शॉर्ट हेज, क्रॉस हेज, टाइप ऑफ हेज. ओके सो लॉन्ग हेज क्या होता है? जब कभी भी आपको लगता है कि आने वाले कल में पोजीशन ऑफ कैश मार्केट आप ऊपर जाने वाला है तो लॉन्ग हेज करोगे. आने वाले कल में अगर आपको लगता है कि डाउन जाएगा तो क्या करोगे? शॉर्ट करोगे. अगर आने वाले कल में अलग कुछ भी नहीं लगता, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट असेट इज़ नॉट अवेलेबल, मार्केट पार्टिसिपेंट लुक फॉरवर्ड टू असेट दैट क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर अंडरलाइंग एंड ट्रेड इन फ्यूचर मार्केट ऑफ द क्लोजली एसोसिएटेड असेट. तो आप क्या करते हो? हेज करते हो. हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ क्या है? इज़ अ मैच्योरिटी मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू विच वी हैज आवर पोजीशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? हेज कर देते हैं. देन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर. सो सून वी विल कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मार्केट. तो आर्बिट्रेज की क्या करते हैं? आर्बिट्रेज भी बेनिफिट के लिए मार्केट में एंटर करते हैं, बाय सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं फ्यूचर मार्केट में. ये भी लिखा है. तो आर्बिट्रेज के भी टाइप होते हैं. आर्बिट्रेज के टाइप क्या होते हैं? कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, रिवर्स कैश कैरी आर्बिट्रेज, इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज. कैश कैरी आर्बिट्रेज क्या होता है? इट्स अ कैश कैरी आर्बिट्रेज रिफर टू द लॉन्ग पोजीशन इन कैश और अंडरलाइंग मार्केट. और मतलब या तो लॉन्ग पोजीशन ले कैश मार्केट में या फिर शॉर्ट पोजीशन ले फ्यूचर मार्केट में. ओके अब रिवर्स कैश और कैरी मॉडल में क्या होता है? रिवर्स कैश कैरी मॉडल रिफर टू लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट, शॉर्ट पोजीशन इन कैश मार्केट. एक में फ्यूचर में लॉन्ग लेना है और शॉर्ट करना कैश में. और कैश में इसमें क्या हो रहा था ऊपर वाले में, उसमें लॉन्ग पोजीशन लेते हैं कैश में और शॉर्ट पोजीशन लेते हैं फ्यूचर में. अब इंटर एक्सचेंज में क्या होता है? दो पोजीशन ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट टू डिफरेंट अलग अलग मार्केट में लेते हैं. ओके
सो दिस इज और इंटर मार्केट आर्बिट्रेज मतलब दो अलग अलग मार्केट में लेते हैं. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट chapter number 3, which is what introduction of forward and future contract. So we have finishing this chapter. We'll moving another chapter, that is the option strategy and other topics and all things.